माउस भी दे देना। ये बात ठीक है, मैं कर लेता हूँ। एक ये और एक ये, ठीक जी। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था रिग्रेशन एनालिसिस का। रिग्रेशन एनालिसिस या रिग्रेशन फार्मूला या रिग्रेशन प्रोसीजर स्टैटिस्टिक्स की वो टेक्निक है जिसमें हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप अगर है उसको स्टडी करके एक मैथमेटिकल फॉर्म में उस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में, राइट, इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं आपस में रिलेटेड है, आप कहेंगे क्या रिलेशन है, तो हम कहेंगे उसके लिए तो डेटा चाहिए हमें। डेटा लेने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि जी इनमें क्या क्या रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कल एग्जांपल हमने की थी कि एक डेटा सेट है किसी फर्म का और उसके एडवर्टीजमेंट कॉस्ट और अगेंस्ट द एनुअल प्रॉफिट डेटा अवेलेबल है, और अब हमने ये चीज नोट करनी है कि क्या इसमें रिलेशनशिप है तो नहीं है। तो पहला काम तो ये है कि आप उसका एक ग्राफ बना दें, दैट इज द स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट में पॉइंट्स जो हैं वो अगर अपवर्ड पैटर्न पर हों, अपवर्ड पैटर्न लाइक दिस वन, अगर पॉइंट्स जो हैं वो अपवर्ड पैटर्न पर आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। जैसे ना, ये पॉजिटिव क्यों कहते हैं, इस वेरिएबल का ये y वैल्यूज है और ये x वैल्यूज है। इसकी बात करें, ये इसकी y वैल्यू है और ये इसकी x वैल्यू है। इसकी बात करें तो ये इसकी y वैल्यूज है और ये इसकी x है। इस पॉइंट की y वैल्यू और इस पॉइंट की x वैल्यू। अब देखें यहां पर x वैल्यू कम थी, जैसे ही x वैल्यू बढ़ी है y भी बढ़ गई है, x वैल्यू और बढ़ी है y और बढ़ गई है। तो जैसे जैसे x वैल्यूज जो हैं वो इंक्रीज करती जा रही हैं, सिमिलरली y वैल्यूज भी जो हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y वैल्यूज भी जो हैं अब वो इंक्रीज करती जा रही हैं। x वैल्यूज अगर इंक्रीज कर रही हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंगली उसकी उसी तरह से उनकी y वैल्यूज भी जो हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं। लेकिन अगर पॉइंट्स अपवर्ड नहीं बल्कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, कुछ इस तरह से, अब आप कहेंगे कि ये y वैल्यू है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है और ये x है। देखिए x तो बढ़ता जा रहा है लेकिन y कम 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 और कम और कम और कम हो गया। तो पॉइंट्स अगर डाउनवर्ड पैटर्न पर हो तो वी कैन से देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। फिर हमने कहा कि जी अगर इसको मैथमेटिक्स से लिखना हो तो हम कहते हैं कि देखें ये शेप कैसी बनती है। आप कहेंगे कोई खास शेप नहीं, ये तो करली सी शेप है, कर्व फॉर्म में ये शेप बनती है, तो ये तो कोई ऐसा नहीं है, ये सर्कल तो नहीं बन रहा। नहीं जी, सर्कल तो नहीं बन रहा। ओके, मुख्तलिफ शेप्स पॉसिबल हैं और आपके कोर्स में हम कहेंगे जी एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं जी पॉइंट अगर सर्कल की फॉर्म में तो नहीं है लेकिन लाइन की फॉर्म में। तो फिर यही हमने एक्सप्लेन कर लिया है ओके कि अगर पॉइंट्स जो हैं वो लाइन की फॉर्म में आ रहे हैं तो फिर बेस्ट पॉसिबल यही बनता है कि आप उसको कहें जी कि आप अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो आप जरा एक लाइन की फॉर्म में इसको मैथमेटिकली लिख लें। अब क्वेश्चन ये था विच लाइन, क्या ये लाइन ठीक रहेगी, क्या ये लाइन ठीक रहेगी, क्या ये लाइन, तो मैं आपसे बेस्ट का वर्ड पूछ रहा हूं। अब बेस्ट का वर्ड कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो बेस्ट का वर्ड है वो बेस्ट का वर्ड एक्चुअली आप लोग लेते हैं कि ऐसी लाइन जो सारे पॉइंट से ना गुजरे तो गुजर ही नहीं सकती, वो तो लाइन तो नहीं, फिर वो तो कर्व बनानी पड़ेगी और कर्व का मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल है। लाइन का मैथमेटिक्स कल आपने देखा बड़ा सिंपल था, स्लोप निकाले, इंटरसेप्ट करें, लिख दें, आपने लाइन की इक्वेशन लिख दी है। तो हमने भी तो यही कहा बेस्ट फिट लाइन होनी चाहिए। ऐसी लाइन बेस्ट फिट लाइन कहलाएगी जिसका सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स जो होगा वो कम होगा। आप कहेंगे ये कैसे पता चलेगा किस लाइन से कम होगा, तो मैथमेटिक्स वालों ने एक थ्योरम सॉल्व किया है जिसे थ्योरम ऑफ लीस्ट स्क्वायर या मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का नाम देते हैं। वो थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है जी कि अगर आप चाहते हैं ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जिससे सम ऑफ स्क्वायर्स एरर कम से कम आए,
तो वो पूछता है कि भला लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या दो इंफॉर्मेशन डेटा से कैलकुलेट करनी होती है। हमें डेटा से लाइन ड्रॉ करने के लिए एक तो वाई इंटरसेप्ट चाहिए और एक क्या चाहिए, उस डेटा सेट की स्लोप। वाई इंटरसेप्ट होता है लाइन एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, ये वाई इंटरसेप्ट होता है। और स्लोप क्या होती है कि लाइन एक्स एक्सिस के साथ, स्लोप भी सरफेस ढलवान, इसकी स्लोप कुछ और है, इसकी स्लोप कुछ और है, इसकी स्लोप है ही नहीं, इसकी स्लोप नेगेटिव है, तो किस तरह से आप इसकी स्लोप। तो उसने फिर हमें फार्मूले दिए, उसने कहा जी स्लोप और इंटरसेप्ट के फार्मूले मैं आपको बता देता हूं, इन फार्मूलों के अलावा कोई और फार्मूला यूज करेंगे लाइन तो लग जाएगी, लेकिन वो बेस्ट फिट लाइन नहीं होगी। इसी को ही लीस्ट स्क्वायर लाइन भी कह देते हैं, इसलिए इसे लीस्ट स्क्वायर लाइन कह देते हैं जी, ये लीस्ट स्क्वायर मेथड से कैलकुलेट हुई है। इनके अलावा आपने कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म करनी। इन चीजों से हम शायद फेमिलियर है, मीन ऑफ द वाई वैल्यूज, मीन ऑफ द एक्स वैल्यूज, variance of the x values, and this one is a new term which is called covariance। और covariance जो है वो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर आप लोग ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो और ये वाला फार्मूला जो है वो आप लोग यूज कर सकते हो, एंड द वेरिएंस ऑफ वेरिएबल x। अच्छा जी, इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये तो मैंने कैलकुलेशन परफॉर्म की थी और एक्सप्लेन किया था जी कि आप अल्टरनेटिवली कोई भी यूज कर लें, दोनों से आंसर, दोनों साइड पर आंसर जो है वो सेम आएंगे। अब एग्जाम में इसलिए भी ये दो फार्मूले आपको करने पड़ते हैं कि समटाइम एग्जामिनर ना आपको ओरिजिनल डेटा नहीं देता, वो कैलकुलेशन करके दे देता। वो कहता है जी कि 10 वैल्यूज का डेटा लिया गया है, उसमें x का सम ये है, y का सम ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये है, और आपको कहता है स्लोप और इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है। स्लोप और इंटरसेप्ट के लिए हमें ये दो कैलकुलेशन करनी है, लेकिन इस डेटा की रिक्वायरमेंट है तो आपके पास तो ओरिजिनल एक्स वैल्यूज, ओरिजिनल डेटा होना चाहिए, 10 वैल्यूज का डेटा तो नहीं है। हाँ ये देखें, ये फार्मूला यूज हो सकता है, बिल्कुल यूज हो सकता है। तो इसलिए आपको दोनों वर्जन याद करने पड़ेंगे कि जी अगर तो ओरिजिनली डेटा दिया जाए फिर तो आपकी ऑप्शन होती है कि ये वाला फार्मूला यूज कर ले, ये वाला यूज कर ले। मैंने भी तो देखे, मेरे पास ओरिजिनल डेटा था, मैंने दोनों यूज किए हुए हैं और दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं। तो आई वुड प्रेफर, आप ये नहीं कहेंगे अच्छा ये यही याद कर लेते हैं, ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, तो समटाइम ना एग्जामिनर इस तरह का भी डेटा दे देता है, वो ये कह देता है 10, अब क्या करेंगे, अब तो नहीं ये लगेगा, अब ये वाला लगेगा, ठीक है ना। तो आपको दोनों जो है वो याद करने चाहिए ताकि एज सच जो है आपको कोई इशू या प्रॉब्लम्स ना आए। और उसके बाद हमने बेस्ट फिट लाइन जो है वो फाइंड आउट कर दी। बेस्ट फिट लाइन हमने आइडेंटिफाई करके और वो हमने फाइंड आउट कर ली कि किस तरह से आप बेस्ट फिट लाइन जो है, बेस्ट फिट लाइन किस तरह से आप लोग इसकी ऑपरेट कर सकते हैं। और फिर हमने इंटरप्रिटेशन की, सिंपल इज दैट प्रॉफिट will increase by 2 million when expenditure is increased by $1 million. Profit will be 20 million when there is no advertisement expenditure. X is equal to 0. There is no advertisement expenditure. और यही फिर हमने इंटरप्रिटेशन कल की थी, ये वाले। तो यहां तक हमने लास्ट टाइम हमने अटेम्प्ट किया था। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, चीज समझानी हो ना, प्रॉपर्टी 3 है, आप रटा भी लगा लेंगे कि जी ये 3 प्रॉपर्टी होती है, हम याद कर लें। रटा शायद उस वक्त याद रहता है जब समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं। देखें, टू बी ऑनेस्टली, अगर हम नमाज पढ़ते हैं ना, और लोग कहते हैं जी नमाज जब पढ़ते हैं तो इधर उधर के ख्याल आ जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि आप 2 काम इकट्ठे कर रहे हैं कि साथ साथ आप कुरान पाक की, मतलब नमाज में कुरान पाक भी पढ़ रहे हो और साथ साथ आप मैथ भी कर रहे हो, वो कॉलेज की चीजें भी याद आ रही हैं। तो ये इसलिए पॉसिबल है कि जो आप कुरान पाक पढ़ रहे हो वो रटा रटाया है ना, उसमें आपको कोई फोकस नहीं करना पड़ रहा। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, या वो रटा रटाया है। लेकिन अगर आप सिर्फ, मैं वैसे ही आपसे कह रहा हूं कि अगर आप सिर्फ उसके मीनिंग याद कर लेना और दौरान नमाज उसके साथ उसके मीनिंग को कंसंट्रेट करें तो शायद आप कहें जी हाँ अब ठीक है, अब नमाज में ही हम रहते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए, तमाम तारीफें उसके लिए जो दोनों जहानों का रब है, ठीक है ना। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। इया का नाबुदू, हम उसी की इबादत करते हैं। इया का नस्ताइन, उसी से मदद मांगते हैं। बस ये अगर दोहराते जाए तो याद रहेगा, ठीक। इसी तरह से अगर आप ये लाइन की बात करें तो इसमें अगर आपको समझा दिया जाए तो फिर रटा लगाने में भी आपको आसानी रहती है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, आल्दो पहली प्रॉपर्टी है सम ऑफ एरर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले तो बात ये आ गई कि जी ये आपने वाई हेड क्या कैलकुलेट किया हो, भाई इसे हम कहते हैं फिटेड वैल्यूज। फिटेड वैल्यूज या इसे कहा जाता है प्रेडिक्टेड वैल्यूज। प्रेडिक्टेड वैल्यूज, फिटेड वैल्यूज और प्रेडिक्टेड वैल्यूज। जब आपने लीस्ट स्क्वायर लाइन अप्लाई कर दी 20 + 2x लीस्ट स्क्वायर लाइन, अब आपने कैलकुलेट करना है। अरे सब ये जरा रिमूव कर दीजिएगा, ये वाली ये रिमूव करना है एक्चुअली। अच्छा चलो ठीक हो गया। तो ये जो लीस्ट स्क्वायर लाइन है इसमें आपने फिटेड वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट करनी। अब ये जो फिटेड वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है, रिमेंबर आपने लीस्ट स्क्वायर लाइन कैलकुलेट की हुई है। y हेड इज इक्वल टू 20 + 2 एंड देन x। क्या फायदा था रिग्रेशन लगाएगा? रिग्रेशन अप्लाई करने का बेसिकली एडवांटेज हमने ये लिया था कि अगर उनके दरमियान हम एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकें बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ अननोन, we can find the values of the other which is the subject of the formula। अच्छा, अगर आपसे पूछता है, कंपनी कहती है कि जी अगर मैं 5 मिलियन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कर रही हूं तो देन मेरा प्रॉफिट कितना होगा, तो हम इसमें 5 पुट कर देते हैं, 30 मिलियन, तो फिटेड वैल्यूज। अब देखें आपने डेटा जो लिया है, आपने कहना वाकई अमेजिंग है, मैंने इसके लिए कोई डेटा तो नहीं लिया, मैंने डेटा से ये एक मशीन बना ली है, मेरे पास एक ब्लैक बॉक्स बन गया है, मैंने इसमें x5 निकाला 30 आ गया, मैंने कहा डेटा आप चेक करेंगे ये 30 के करीब करीब होगा तो बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मैंने मशीन बना ली है रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की, ये बड़ी अच्छी मशीन है जी। मैंने डेटा भी नहीं देखा, मैंने कहा ये 30 के करीब करीब आएगा, तो वाकई उसके राउंड अबाउट ही था। अगर 11 मिलियन यूज करते हैं तो यहां पर अगर हम 11 रख देते हैं कि किस तरह से आप 11 वैल्यूज जो है उसमें पुट करोगे, तो 11 2s are 22, 22 + 20 42। मैंने कहा जी 42 के करीब करीब होगा, आप कहेंगे 40 है। वो जो 2 का डिफरेंस आ रहा है वो एरर कहलाएगा। दिस इज एरर। कि वाकई मैंने भी तो कहा था, अगर आप देखें तो टेक्निकली जो हमने स्कैटर प्लॉट बनाया था जिससे हमने हेल्प ली थी, उस स्कैटर प्लॉट में जिससे हमने हेल्प ली थी उसमें सारी लाइनें तो नहीं उस पॉइंट से गुजर रही थी, तो ये जो पॉइंट का लाइन से वर्टिकल डिस्टेंस था ये वाला, यही एरर कहलाता है। दिस इज एरर। y जो कि ये ओरिजिनल वैल्यूज है माइनस y हैट जो कि फिटेड वैल्यूज है, जो लाइन की वैल्यूज है, उसी से जो डिफरेंस लिए थे उसी को हम एरर का नाम दे रहे हैं। और यहां पर अब हम प्रूफ कर रहे हैं या देख रहे हैं कि जो पहली प्रॉपर्टी थी कि सम ऑफ एरर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो चेक कर लेते हैं क्या वाकई ऐसा है। पहले तो हमें एरर कैलकुलेट करना है, एरर के लिए हमें फिटेड वैल्यूज चाहिए, तो हमने सारी फिटेड वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। फिर 31 - 30, 1 का एरर, -2 का एरर, साइन साथ रखना है, 2 का एरर, 4 का एरर, नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ एरर इसमें नेगेटिव है कुछ एरर पॉजिटिव है, और जब मैंने इनको सम अप किया है तो सम अप करने के बाद इनका आंसर 0 आ रहा है, और जरूर आएगा। ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी किसी में आएगा। हाँ, ये कंडीशन है, अगर वो बेस्ट फिट लाइन है, अगर वो लीस्ट स्क्वायर लाइन है, तो जरूर उसका सम जो होगा वो 0 ही आएगा, इसमें डाउट नहीं है। अच्छा, इसको एक और वे से कंफर्म कर लेते हैं, इसको और एक तरीके से देख लेते हैं। मैंने क्या किया है, मुझे आइडिया तो है ये बेस्ट फिट लाइन है और इसका इंटरसेप्ट 20 है, स्लोप 2 है। मैं एक और लाइन ले लेता हूं, अदर लाइन, किसी जी और मेथड से मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब देखें अगर ये लाइन 20 है और स्लोप उसकी ये है, तो जो दूसरी लाइन ये जो मैंने ली हुई है, ऐसे ही एक एग्जांपल के तौर पे, रेफरेंस के तौर पे, तो ये फिर लीस्ट स्क्वायर तो नहीं है, लीस्ट स्क्वायर तो ये लाइन है ना,
तो ऐसे ही मैंने कह दिया जी कि अगर फर्ज करें एक, देखें जब मैं कहूंगा और लाइन ले लें, आपने कहा जी लाइन के लिए तो दो चीजें चाहिए होती हैं, एक इंटरसेप्ट और स्लोप। मैंने कहा ठीक है अपनी मर्जी से ले ले, बस 20 और 2 नहीं रखना। हाँ एक रख लिया कोई मसला नहीं है, दोनों नहीं वो रखनी वरना तो वो लीस्ट स्क्वायर लाइन लग जाएगी ना। अच्छा यहां से भी मैंने फिटेड वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, ये फिटेड वैल्यूज है, मैंने जरा उसको हेड की बजाय स्टैरिक का नाम दे दिया है। कैसे? इसमें 5 पुट करें, 5 2s are 10 प्लस 10 20। तो मैंने इस लाइन से भी फिटेड वैल्यू कैलकुलेट की, फिर एरर भी कैलकुलेट किए। किस तरह से? y माइनस वाई हैड, y माइनस वाई हैड, y माइनस वाई हैड, तो सारे मैंने एरर्स भी कैलकुलेट कर दिए। 20 माइनस 14 विच बिकम 6, सम किया, पहले तो 0 आया था अब 60 आया, तो फिर कन्फर्म हो गया ना कि वाकई अगर कोई हम और लाइन ले लेंगे तो एरर का सम 0 नहीं आएगा बल्कि एरर का सम जो है वो डिफरेंट आ रहा है। तो ये एक अदर वे से कंफर्मेशन हो गई। इसी चीज को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि आल्दो y जो कि ओरिजिनल वैल्यूज हैं, y है जिसे हम फिटेड वैल्यूज कहते हैं, क्यों फिट किया? ये लाइन फिट करके मैंने लाइन से निकाल ली है। देखिए वैल्यू तो सेम नहीं है, ये 31 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 42 है, लेकिन एक चीज जरूर सेम है, सम ऑफ द ऑब्जर्व्ड y, ये है ऑब्जर्व, एंड द फिटेड y, ये है फिटेड या प्रेडिक्टेड y विल बी इक्वल। यानी कि इस चीज को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। इधर चेक कर लें, ओरिजिनल सम 180 बनता है लेकिन फिटेड वैल्यूज का सम 120 बनता है, वही 60 का डिफरेंस जो आ रहा है, यही 60 का डिफरेंस आ रहा है। इधर चूंकि दोनों सम्स बराबर हैं तो ये डिफरेंस 0, यानी कि थ्योरेटिकली ये प्रॉपर्टी है, बिल्कुल यही प्रॉपर्टी है। क्या? सम ऑफ द एरर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, या इसे आप कह सकते हो कि सम ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ द फिटेड वैल्यूज। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सेम ही चलेंगे। तो ये तो थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड, सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर इज मिनिमम। सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर, एरर्स को स्क्वेयर करके हमने सम करना है, स्क्वेयर करके। चलें कर लेते हैं, एरर को स्क्वेयर किया और सम किया, 42 आ गया। मिनिमम का मतलब होता है कम। क्वेश्चन किससे कम? अगर मैं कहूं 20 से कम तो ये तो नहीं 20 से कम है, 40 से कम ये तो नहीं 40 से कम है, 50 से कम, हाँ 50 से तो कम है। तो फिर रेफरेंस के तौर पर दूसरा कि मैंने आपको यह कहा है कि अगर आप एरर लीस्ट स्क्वायर लाइन से लें और फिर स्क्वायर करके सम करें, वो आंसर कम होगा उन एरर से जो लीस्ट स्क्वायर लाइन से नहीं लिए गए। एग्जाम्पल के तौर पे ये लीस्ट स्क्वायर लाइन नहीं है, यहां से एरर लिए हुए हैं, इनको स्क्वायर किया हुआ है, सम किया हुआ है, आंसर कितना आ रहा है? 642। इधर कितना आ रहा है? 42। विच वन इज मिनिमम? वो वाले एरर का सम मिनिमम है जो कहां से लिया गया है? लीस्ट स्क्वायर लाइन से। प्रूफ हो गया कि सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर इज मिनिमम। ये भी लीस्ट स्क्वायर लाइन की प्रॉपर्टी है ना। वो कहेगा कि अगर एरर को स्क्वायर सम करेंगे लीस्ट स्क्वायर लाइन के फार्मूलों से, उसका कम आएगा, और अगर आप एरर को स्क्वायर सम करेंगे किसी भी और लाइन से, किसी भी और लाइन से, नॉट लीस्ट स्क्वायर लाइन। लीस्ट स्क्वायर लाइन वो लाइन होगी इस डेटा के मुताबिक जिसकी स्लोप, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा वही लाइन होगी, इस डेटा के अकॉर्डिंगली लीस्ट स्क्वायर लाइन वो लाइन होगी जिसमें जो इंटरसेप्ट 20 हो और स्लोप उसकी जो है वो 2 हो। लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू मीन ऑफ द डेटा, ऑलवेज पासेस थ्रू मीन ऑफ द डेटा। देखिए लाइन पे बहुत सारे पॉइंट पास, लाइन बहुत सारे पॉइंट से गुजरती है, या लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। लाइन और कुछ भी नहीं होती, जो पॉइंट्स की ही कलेक्शन होती है। छोटे छोटे पॉइंट्स अगर लगा दिए जाएं क्रीप 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 करके और लगा दी जाए, आप कहेंगे ये लाइन है। अब आपने अगर चेक करना हो कि कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ रहा है कि नहीं, आप कहेंगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फर्ज करें ग्राफ ड्रॉ करें, एक पॉइंट याद था, आपने लाइन ड्रॉ की, आपने कहा नहीं जी ये पॉइंट तो इस लाइन पर नहीं आ रहा, तो इस तरह से ये चीज मुश्किल हो जाएगी। इसका एक मैथमेटिकल वे है कि क्या कोई पॉइंट लाइन के ऊपर आ रहा है कि नहीं, इसको एक चेक करने का वे है। फर्ज करें ये लीस्ट स्क्वायर लाइन है, ये वाली लाइन जो है जो लीस्ट स्क्वायर लाइन है, और उस लीस्ट स्क्वायर लाइन को चेक करना है कि कोई पॉइंट जो है वो उस लाइन पे आ रहा है कि नहीं। ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन क्या है 20 प्लस
2x। कोई हमसे क्वेश्चन करता है कि जी चेक करें कि एक पॉइंट है दैट इज 40, 4 and 40, ये एक पॉइंट है 440, ये इस लाइन के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। अगर तो आप उसको ग्राफ की मदद से चेक करने की कोशिश करें, जरा सा भी आपने मेजरमेंट में मिस्टेक की और अगर नहीं जी लाइन के ऊपर नहीं आ रहा, तो हम ग्राफ नहीं करेंगे। देयर इज अ मैथमेटिक्स हाउ टू चेक वेदर दिस पॉइंट इज ऑन द लाइन और नॉट। आप जरा इसमें x की वैल्यू 4 पुट कर दें और y की वैल्यू 40 पुट कर लें। कैलकुलेशन में अगर तो दोनों साइडें बराबर हो गई, जो कि नहीं है, तो दिस पॉइंट इज नॉट ऑन द लाइन, ये पॉइंट लाइन पर नहीं है। तो किसी भी पॉइंट को चेक करना हो कि वो लाइन के ऊपर आ रहा है या नहीं, अल्टरनेटिवली वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है कि नहीं, इसके लिए सिंपल इज दैट कि आप उस पॉइंट की वैल्यू एक्स वाई में रख दें। अच्छा, अगर फर्ज करें चेक करें 530 को कि जी ये पॉइंट लाइन पर आ रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। y की जगह 30 रख दें, 20 रख दें, 2 into 5 कर दें। 5 into 2 10, 10 plus 20 30, राइट लेफ्ट बराबर होगी। यस, दिस पॉइंट इज ऑन द लाइन। या आप ये कह सकते हो कि अगर ये वाला पॉइंट जो है वो 5 and 30 है, तो आप कह सकते हो दिस लाइन विल पासेस थ्रू 5 and 30, तो दिस पॉइंट इज ऑन द लाइन। तो चेक करना हो कि कोई पॉइंट लाइन पर आ रहा है या नहीं, उसकी वैल्यू उठा के इस लाइन की इक्वेशन में रख दें। अगर राइट लेफ्ट साइड बराबर आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि वो जो पॉइंट है वो बिल्कुल उस लाइन के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर उसने कहा है लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू मीन ऑफ द डेटा, कि जी डेटा के मीन से जरूर पास करेगी लीस्ट स्क्वायर लाइन। अब डेटे का मीन कैलकुलेट कर लें, डेटे का मीन एक्स बार कैलकुलेट कर लें। 30 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, तो एक्स बार तो डेटे का 5 है। इसी तरह से y बार कैलकुलेट कर लें, 180 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपके पास बन जाएगा 30। वो कहता है लाइन 5 जो कि मीन वैल्यू है और 30 इधर से जरूर पास करती है। वैसे तो लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे, लेकिन कहता है जी ये पॉइंट जरूर लाइन के ऊपर आएगा, दिस वन 530। चेक कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर दी मैंने, x की जगह 5 जो कि चेक करना था ये 5 और 30 से गुजरती है कि नहीं, और y की जगह 30, तो 30 इज इक्वल टू 30, तो कंफर्म हो गया कि यस लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू मीन ऑफ द डेटा, although least square line passes through number of points, infinite point, but we don't know what are the other point, but one point is confirmed and that is the mean of the data. The line will always passes through mean of the data. तो ये 3 प्रॉपर्टीज थी आपके रेलेवेंट प्रॉपर्टीज, तो खैर इसकी और भी हैं, लेकिन आपके रेलेवेंट एक्चुअली ये 3 प्रॉपर्टीज थी कि सम ऑफ एरर is minimum, sum of error is 0, sum of squared error is minimum, and the least square line passes through mean of the data. मैंने एग्जाम्पल, आपने तो सिर्फ ये याद करना ना, ये एग्जाम में आएंगी कि प्रूव दैट इट इज मिनिमम, वो समझाने के लिए कि जी मतलब क्या है, तो अब शायद याद रखना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाए। अच्छा, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो लाइन की सराउंडिंग्स में हैं, लाइन के ऊपर नहीं आ रहे। अगर आप नोट करें कि अगर हम यहां पर लाइन की सराउंडिंग्स में आ रहे हैं, लाइन के ऊपर नहीं आ रहे, तो कह सकता हूं कि पॉइंट्स जो हैं वो वेरी कर रहे हैं, उनमें वेरिएशन है, यानी कि कोई पॉइंट्स जो है वो बेस्ट फिट लाइन के करीब होंगे, कोई पॉइंट बेस्ट फिट लाइन से दूर होंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल वेरिएशन तो पॉइंट्स की है। कहां से है वेरिएशन? लीस्ट स्क्वायर लाइन से। तो ये जो वेरिएशन है, मुझे इस चीज का आइडिया हो रहा है, इस वेरिएशन का मुझे आइडिया हो रहा है कि जब मैं यूज करता हूं
एरर्स को देखता हूं, जब मैं एरर्स को देखता हूं तो मुझे इस चीज का आइडिया हो जाता है कि किस तरह से आप इस वैल्यूज को जो है वो नोट करेंगे। लाइक दिस वन एरर, क्या ये एरर सारे एक जैसे ही हैं? नहीं जी, कोई करीब है लाइन के, कोई दूर है। वेरिएशन है एरर्स में? बिल्कुल है जी, वेरिएशन है। कुछ पॉइंट्स लाइन के करीब हैं, आप ये छोड़ दें ऊपर है कि नीचे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है वो लाइन के करीब हैं और कुछ पॉइंट्स जो है वो लाइन के दूर है, तो देयर इज एन एरर। अगर आपके पास एरर्स है, एरर में वेरिएशन है, तो अब हमने देखना है कि कितनी वेरिएशन है। तो इसको हम मेजर करने के लिए जो यूज करेंगे उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट क्या करता है? मेजर्स द वेरिएबिलिटी, वेरिएशन मेजर करता है ऑफ ऑब्जर्व्ड पॉइंट्स। वाई को कह रहा हूं, एक है फिटेड वैल्यू या फिटेड वैल्यू, फिटेड पॉइंट्स। ऑब्जर्व्ड पॉइंट्स कहां से? अबाउट द रिग्रेशन लाइन। अ स्मॉल वेरिएशन इंडिकेट्स दैट points are close to the line and errors are small. ये बेस्ट फिट लाइन है, पॉइंट इसकी सराउंडिंग्स में है। ये बेस्ट फिट लाइन है, पॉइंट इसकी सराउंडिंग्स में है। तो मैं कहूंगा यहां वेरिएशन कम है बिकॉज द पॉइंट्स आर वेरी मच क्लोज टू द लाइन, और यहां वेरिएशन जो है वो ज्यादा आ रही है। कुछ पॉइंट्स लाइन के करीब है और कुछ पॉइंट्स लाइन के दूर है। अच्छा, क्या करना है आपने? एरर का वेरिएंस कैलकुलेट कर ले। आपका जो वेरिएंस तो उस सूरत में हम कैलकुलेट करते हैं जब आपने वेरिएशन मेजर करनी हो। बिल्कुल, हमने वेरिएशन मेजर ही करनी है। तो फिर क्या करेंगे आप? वेरिएंस ऑफ एरर कैलकुलेट कर देंगे। वेरिएंस की नोटेशन जो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, फर्क सिर्फ ये लिखना है। अब हमारे पास तीन चीजें चल रही हैं, एक्स, वाई और एक ये भी आ गया। ये भी वेरी कर रहा है, ये भी वेरी कर रहा है, ये भी वेरी कर रहा है। मैंने इसमें वेरिएशन मेजर करनी है, तो वेरिएंस ऑफ एरर, वेरिएंस ऑफ एरर। याद है ये एरर ही लिखा हुआ है, ये देखें ये एरर ही लिखा हुआ है ना, y माइनस वाई हैड। तो इसकी वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे एरर की, तो समेशन y माइनस वाई हैड स्क्वायर ओवर n माइनस टू, स्पेसिफिकली n माइनस टू। आप कहेंगे वेरिएंस में तो पहले हम n से डिवाइड कर रहे थे। फिलहाल आप ये याद रखें फिलहाल कि ये 2 इसलिए है कि जब मैंने ये वाली कैलकुलेशन करनी थी तो मैंने इस कैलकुलेशन को करने के लिए ये दो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए थी, ए और बी, वो इसीलिए ये -2 है। अगर आप x का वेरिएंस लेते हो, x का वेरिएंस, तो वो वेरिएशन मेजर करता है x की, कहां से? x के मीन से। अगर आप वेरिएंस ऑफ एरर मेजर करोगे, ये एरर है, ये एरर है, आप एरर की वेरिएशन मेजर कर रहे हो, कहां से? लाइन से। लाइन को कैसे लिखते हैं? वाई हैड से। ये पॉइंट क्या कहलाता है? ये वाई कहलाता है। तो फिर ये मैंने लिख दिया ना एरर, तो ये वाई माइनस वाई हैड होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो वेरिएंस होता है ना, वेरिएंस ऑफ एक्स, इट मेजर्स द वेरिएबिलिटी इन द वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम मीन ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ वाई, इट मेजर्स द वेरिएबिलिटी इन द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द वैल्यूज ऑफ वाई फ्रॉम द मीन ऑफ वाई। और अगर आप बात करें error variance की, it measures the variability in the observed values in the errors from where? From the best fit line. तो ये variance of error आ गया which is 10.5। जितनी वैल्यू इसकी कम होगी, पॉइंट्स आर क्लोज टू द लाइन होंगे, जितनी वैल्यू इसकी ज्यादा होगी, पॉइंट्स आर स्कैटर फ्रॉम द लाइन होंगे। अच्छा, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन ले लें, बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं जी उसे वेरिएंस, उसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। बिल्कुल स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस का मैंने यही पढ़ाया। बट टिपिकली आपने नोट करना है कि अगर वो एरर का वेरिएंस हो और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया जाए, तो उसे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोलते, सिर्फ वर्ड थोड़ा सा चेंज करते हैं, उसे कह देते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। वो इसलिए याद रखने के लिए कहा, एग्जाम में यही आ जाता है। आपने कहा जी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर तो पढ़ा है, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट नहीं पढ़ा। तो आप बस इतना याद रखेंगे कि वेरिएंस ऑफ एरर का अगर आप स्क्वायर रूट कर दें, वेरिएंस ऑफ एरर का अगर आप स्क्वायर रूट कर दें, तो इसे हम कह देते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। ये बात क्लियर होगी? हाँ, अगर एग्जामिनर आपको कहे कि हाउ टू कैलकुलेट या विच फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द वेरिएबिलिटी
of errors from the best fit line, that is the standard error of estimate. या वो आपसे पूछे कि what it if the value of the standard error of estimate are small, it means points are away from the line, points are close to the line, तो points are close to the line. अच्छा, अगर फर्ज करें तमाम के तमाम पॉइंट्स बिल्कुल लाइन के ऊपर ही आ जाए, बिल्कुल लाइन के ऊपर, तो इसमें तो एरर होगा ही नहीं, या कह दें एरर जीरो होगा, एरर जीरो होगा ना, क्योंकि तो सारी फिटेड वैल्यू भी वही है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी वही है। अब इसमें वेरिएंस मेजर करना है, तो क्या होगा वेरिएंस, इसमें वेरिएशन तो है ही नहीं, जीरो पढ़ेंगे ना, कांस्टेंट का वेरिएंस जीरो होता है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट अगर जीरो आ जाए तो इससे मुराद लेंगे ऑल द पॉइंट्स आर एग्जैक्टली ऑन द लाइन, जितने भी पॉइंट्स हैं। देखें, अगर ये पॉइंट इस तरह के हैं तो स्टैंडर्ड एरर शायद कम होगा, अगर पॉइंट ऐसे हैं तो शायद स्टैंडर्ड एरर ज्यादा होगा, और अगर पॉइंट लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो आप कह सकते हो कि जी स्टैंडर्ड एरर तो फिर इसका जीरो होगा। तो सिंपल इज दैट, smaller the values of standard error, closer will be the points to the best fit line in the data. तो ये आपको बता दिया कि एरर का वेरिएंस और फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट कैलकुलेट करना कैसे है, और ये क्या इंफॉर्मेशन आपको बताता है, ये इंफॉर्मेशन आपको बताता है दैट इज द क्लोजनेस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द बेस्ट फिट लाइन। क्योंकि ये तो हमें पता है कि सारे पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं आ रहे थे, तभी तो हमने वो बेस्ट फिट लाइन फाइंड की थी। अब कितना वो पॉइंट लाइन के करीब करीब है या दूर है, तो आपको वेरिएशन से उसका आइडिया हो जाएगा। एक चीज नोट करें कि ये जो y वैल्यूज हैं जो कि प्रॉफिट है, हमारा मेन कंसर्न यही वेरिएबल है, रिस्पांस वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल, हम इसी को ही कॉल कर रहे हैं। इसकी प्रॉफिट जो है वो 31, फिर 40, फिर 30, फिर 30, फिर 34, 25, 20, तो इसका प्रॉफिट जो है वो सेम नहीं है, वेरी कर रहा है। इसके प्रॉफिट में वेरिएशन आ रही है, कभी प्रॉफिट 31 आया तो कभी 40 हो जाता है, कभी वो 30 है तो कभी 34 होता है, सेम तो नहीं ना रह रहा, वेरिएशन आ रही है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है ये प्रॉफिट वेरी क्यों किया जा रहा है, कभी 31 कभी 40 वेरी करके हो जाता है, कभी 30, तो आप शायद ऑब्वियसली ये कहें कि जी नोट करें, चूंकि ये रिलेट करता है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट से, तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट में इंक्रीज आता है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कम होती है तो प्रॉफिट में डिक्रीज भी आती है। बिल्कुल समझ आ गई। तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि जो प्रॉफिट में वेरिएशन आ रही है, उस वेरिएशन की जो रीजन है, उस वेरिएशन का जो काज है, वो चेंज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है। यही तो हम पढ़ रहे हैं कि ये दोनों वेरिएबल रिलेट कर रहे हैं, और हम बिल्कुल ये पढ़ रहे हैं जी एक्स का एक यूनिट बदलेंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल ये वेरिएशन जो है वो आ रही है। चलें, बात तो समझ आ गई। लेकिन फिर अगर यही रीजन है कि जी एक्स बदलेंगे तो वाई में चेंज आएगी, तो यहां पर प्रॉफिट हुआ है 31 मिलियन, यहां पर जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 31 मिलियन, और उस वक्त एडवर्टीजमेंट कॉस्ट थी 5। अब जरा नोट करें, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं आई, बट प्रॉफिट में चेंज आ गई। आप अगर ये कह रहे हो कि जी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट की वजह से प्रॉफिट में चेंज आती है, तो फिर तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट अगर नहीं बदली तो जब भी कंपनी $5,000 $5 मिलियन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो प्रॉफिट तो वही रहना चाहिए। याद रखें, जब रिग्रेशन स्टार्ट की थी तो उस वक्त कहा गया था कि बिल्कुल सही है, ऑल्दो हम यही कह रहे हैं कि एक्स जो है इस वाई को इन्फ्लुएंस करेगा, लेकिन साथ हमने ये भी कहा था अदर फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करेंगे। ये जो चेंज आ रही है प्रॉफिट में उस कंपनी के, उसकी सारी की सारी रीजन ये एक्स नहीं है, सारा का सारा उसका रीजन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं है। आप हो सकता है वो 34,000 इसलिए हो गई है कि पहले उसके मुकाबले में 2-3 कंपनियां और थी, जैसे वो ना रेस्टोरेंट होता है, 4 रेस्टोरेंट होते हैं, उनकी अच्छी खासी इनकम हो रही होती है, 2 रेस्टोरेंट और आके करीब खुल जाते हैं तो उनका कट डाउन हो जाता है ना, तो फर्क तो पड़ता है। आप कहें यार कीमतें भी हमने वही रखी हुई हैं, टेस्ट भी नहीं हमने बदला, लेकिन ये हमारे प्रॉफिट में या हमारा कस्टमर कम हो गया, भी 7 वाला खुल गया है। और इसी तरह से अगर 2-4 खुले हुए हो, आप कहते हो यार आज इधर बड़ा रश है, तो पता चलता है वो दुकानें बंद हो गई हैं, ठीक है ना, तो फर्क तो पड़ता है। तो बात है अदर फैक्टर्स की, तो ये भी इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर यही सारी रीजन होती तो फिर जब भी 5 आना था तो इधर नहीं चेंज आनी थी, तो
तो आपने कहना था बस इसे बदलेंगे तो ये बदलेगा, जबकि ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए कि एरर भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब हमने ये चीज नोट करनी है कि वाई में फिर वेरिएशन कास्ट करने के दो फैक्टर हो गए, एक एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हो गई जिसको मैंने एक्स से लिखा हुआ है, और इसके अलावा भी और अननोन फैक्टर हो सकते हैं। अब हमने इसमें से स्प्लिट करना है, हमने कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट में जो वेरिएशन आ रही है वो कितने परसेंट वेरिएशन एक्स की वजह से है और कितने परसेंट वेरिएशन अदर फैक्टर्स की वजह से भी आ रही, तो कि पता चले कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितना कन्फरेंशियल है। पता चलता है बस 20% वेरिएशन जो प्रॉफिट ऊपर नीचे होता है उसमें इसका रोल सिर्फ 20% है। देखिए ना, अगर कोई चीज हो जाती है, कुछ लड़ाई हो जाती है, तो हम कहते हैं यार ये 3 4 5 बंदे लड़े हैं तो कौन कल्प्रिट था, आप कहेंगे पांचों इन्वॉल्व थे, लेकिन उन पांचों में शायद आप कहें कि जी मेन रोल तो इसका था लड़ाई शुरू करने का, 90% इसी ने गाली गलोच की, ये किया वो किया, दिस किया दैट किया, तो मेन रोल तो इसी का ही था 90%, लेकिन 2-4% इसने भी रोल प्ले किया, 2-4% इसने भी रोल प्ले किया, तो मैं कहूंगा जी अच्छा पता चल गया फिर मेन यही हुआ, 90% तो इसका रोल है, बाकी मिल मिला के सारा 10% तो मेन कल्प्रिट तो यही है। इसी तरह से ही होता है जब किसी का कोई मर्डर हो जाता है और वो एक जत्थे की शक्ल में लोग 10-12 लोग इन्वॉल्व थे, तो शायद कोर्ट ये देखती है कि मेनली गोली किसने हिट की और क्या किया है, ये बाकी लोग भी साथ थे, ठीक है जी बाकी लोग साथ तो थे, लेकिन ना तो उनके पास कोई वेपन था ना कुछ और था, बस उन्होंने डराया धमकाया था, लेकिन गोली तो इसने मारी है ना, इसको वो फिर फांसी की सजा दे देते हैं, बाकियों किसी को छोड़ भी देते हैं, किसी को 2-2 साल भी, तो वो एरर्स कहला लेंगे। तो हमने भी यही पढ़ा था कि रिग्रेशन जो है चूंकि सारे पॉइंट सीधे नहीं थे, इसलिए सीधे नहीं थे कि उसमें अदर देन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट और भी फर्क पड़ रहा था। वो कैसे पार्टीशनिंग करनी है, हमने कैसे पार्टीशनिंग करनी है, टोटल मैं इसको देखता हूं कैसे मैंने कैलकुलेट किया है, हमने एक्चुअली टोटल वेरिएशन देखनी है वाई में कितनी है और नोट करना है कि वो वेरिएशन एक्स की वजह से कितनी है और एरर की वजह से। मैंने वैसे कैलकुलेशन की है, देखते हैं कैसे की है, उसमें लिखा गया है कि y में टोटल वेरिएशन 242 की आ रही है और 242 में से 200 की जो वेरिएशन है वो ड्यू टू x है और 42 की जो वेरिएशन है वो ड्यू टू द अदर अननोन फैक्टर्स है। टोटल वेरिएशन कैन बी स्प्लिट इनटू 2 पोर्शन। द फर्स्ट पोर्शन एक्सप्लेन क्यों कहते हैं, मैं बता रहा हूं ना आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे आप कहते हैं ना कि क्या रीजन है, एक रीजन ये है और क्या रीजन है, और भी बहुत सारी हैं, मैंने उसको तो नहीं बताया कौन सी हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनएक्सप्लेन्ड। तो कुछ वेरिएशन एक्सप्लेन्ड होगी, पता चल रहा है ये एडवर्टीजमेंट कॉस्ट की वजह से है ड्यू टू एक्स, तो इसे हम क्या कह देते हैं, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन भी कह देते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि दिस इज वेरिएशंस ड्यू टू द एक्स वेरिएबल and the other variation is called unexplained variation। अब टोटल वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है, ये फार्मूला है टोटल वेरिएशन कैलकुलेट करने का, n नंबर ऑफ वैल्यूज है, n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज, और ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये आपके पास है वेरिएंस ऑफ y वैल्यूज, ये y वैल्यूज का वेरिएंस है, कैलकुलेट कर लेंगे ना, ये y वैल्यूज का वेरिएंस है, तो y वैल्यूज का वेरिएंस अगर आप फॉर्मूले की जानना चाहें तो डेटा सेट हमारे पास ये अवेलेबल है, तो ये y वैल्यूज का वेरिएंस जो है वो आपके पास आ जाएगा, तो वेरिएंस ऑफ y वैल्यूज जो है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपको टोटल वेरिएशन देगा, तो 242 ये यही लिखा हुआ। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, x ने कितनी एक्सप्लेन की है, फॉर्मूला बने हुए हैं आपने याद करने हैं, n b स्लोप और कोवेरियंस, याद है ना, कोवेरियंस हमने कैलकुलेट किया हुआ था, b 2 है, n 6 है, 200। अब टोटल 242 है, इसमें से 200 एक्सप्लेन्ड है, बाकी जो बच जाएगा वो अनएक्सप्लेन्ड आ जाएगा। 242 में से 200 माइनस कर दिया तो एक्चुअली 42 आएगा, नॉट 420, तो 42 आ जाएगा, तो 42 एक्सप्लेन्ड, और वही मैंने यहां पर रख दिया कि आउट ऑफ मे बी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है
कि हाउ मच टोटल वेरिएशन, तो ये फार्मूला nx²y, हाउ मच वेरिएशन एक्सप्लेन्ड, फार्मूला लगा दें और कह दें 200, हाउ मच अनएक्सप्लेन्ड, टोटल में से एक्सप्लेन्ड माइनस कर दिया जाता है, तो इसको हम कह देते हैं ये अनएक्सप्लेन्ड है। तो ये आपको पता चल गया कि डेटे में जो वेरिएशन आ रही है उसके दो मेन काजेस हैं। एक तो वो वेरिएबल है जो हम स्टडी कर रहे हैं जिसको हम एक्स कह रहे हैं, और एक वो कलेक्टिवली वेरिएबल्स हैं जिसको आप अननोन फैक्टर्स का जो है वो नाम देते हैं कि दीज आर द अननोन फैक्टर्स। ये अननोन फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब ये जो लाइन तो हमने फाइंड कर ली, कह भी दिया ये बेस्ट फिट लाइन है, सबसे अच्छी लाइन है, बट याद करें ये सबसे अच्छी लाइन है, इसकी क्वालिटी भी चेक करें ये कितनी अच्छी है। फर्ज करें मैं देखें अगर कोई क्रिकेट टीमें हैं तो वो कोई आपको कह दे कि जी जिम्बाब्वे का सबसे अच्छा प्लेयर है, भाई वो जिम्बाब्वे में से सबसे अच्छा प्लेयर है ना। अब वो कितना अच्छा है हम कहेंगे जरा खेल के तो दिखाओ, तुम्हारी क्वालिटी तो चेक करो। आप किसी शॉप पे जाते हैं, चाइना की चीजें रखी हुई हैं, आप कहते हो यार आपकी दुकान की सबसे अच्छी चीज कौन सी है, वो आपको अपनी दुकान का सबसे अच्छा टॉय या जो भी है वो निकाल के देखता है, तो आप देखते नहीं हो अच्छा यार सबसे अच्छा यही है आपके पास, आप कहते हो ये देखने में ही ऐसा लग रहा है ये सबसे अच्छा है। तो आपने भी अब यही चेक करना है कि आल्दो आपने बहुत सारी लाइनों में से एक लाइन निकाल रही है, इससे अच्छी लाइन नहीं हो सकती थी। अब आपने चेक करना है कि वो जो लाइन है वो कितनी अच्छी लाइन है। ठीक, हर वो लाइन ऐसी लाइन जिसमें ज्यादा पोर्शन एक्स एक्सप्लेन कर सके। इसमें से कितना पोर्शन किया, 242 में से 200 किया है। ऐसी लाइन जिसमें ज्यादा पोर्शन एक्सप्लेन्ड हो और कम पोर्शन अनएक्सप्लेन्ड हो, उसे हम कह देते हैं कि दिस इज द गुड लाइन टू द डेटा। अच्छी लाइन है, बेस्ट तो है लेकिन इसकी क्वालिटी कह लें, अब मैं आप समझ लें मैं इसकी क्वालिटी चेक कर रहा हूं कि हाँ जी सबसे अच्छी लाइन तो हमने निकाल ली और ये वाकई बड़ी अच्छी क्वालिटी की भी लाइन है। इसे कहते हैं गुडनेस ऑफ फिट। किसी लाइन की गुडनेस ऑफ फिट मेजर करना है। बेस्ट फिट लाइन कितनी अच्छी क्वालिटी की है, कितनी गुड फिट टू द डेटा है। बात समझ रहे ना, वो तो कर लिया आपने, वो तो जी 10 लाइनों में से एक लाइन निकाल ली है, अब ये कितनी बेहतर है, कितनी किसकी क्वालिटी है, कितना डेटे के। तो जितनी ज्यादा एक्सप्लेन्ड वेरिएशन होगी उतनी ही ज्यादा गुड फिट लाइन टू द डेटा होगी, यानी कि उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होगी। अब आप कहेंगे कि 242 में से 200 ये ज्यादा है कि कम है। एक काम तो हम इस तरह से डिसाइड नहीं करते, ये तो मुश्किल हो जाता है। 10,000 में से 8,000 ज्यादा होता है कि 242 में से 200 ज्यादा होता है, तो ये मुश्किल हो गया ना। तो इसका वे आउट क्या करते हैं, हम इसको परसेंटेज में ले जाते हैं कि अगर 242 टोटल हो और उसमें से 200, ये आउट ऑफ 1 बन गया, ये बन गया आउट ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बन गया आउट ऑफ 100, परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। और इस कैलकुलेशन को हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कॉल करते हैं। क्या बताता है, टेल्स अस परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि आपको ये चीज एक्सप्लेन करता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि प्रॉफिट था उसमें वेरिएशन आ रही थी, कभी बढ़ता था कभी कम हो जाता था। हम कहते हैं कि इसमें रोल था एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट का। अब क्वेश्चन है जी कितने परसेंट उसका रोल था, हाउ मच वेरिएशन टेल्स अस द परसेंट ऑफ वेरिएशन इन द डिपेंडेंट दैट इज एक्सप्लेन्ड। वो जो आपके पास है ना, ये परसेंटेज फॉर्म में नहीं है, ये एब्सोल्यूट फॉर्म में है। तो इसको अगर आप जस्ट परसेंटेज फॉर्म में बदल लें तो इसको, इस फार्मूले को कह देते हैं कि ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। नोटेशन है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की कैपिटल आर स्क्वायर। आप कहें जी कैपिटल आर के स्मॉल आर क्यों नहीं लिखा, वो स्मॉल आर किसी और के लिए है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो कैपिटल आर स्क्वायर कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पर्पस to check how much percent variation in dependent has been explained by the
इंडिपेंडेंट। तो फार्मूला मैंने लिख दिया है, अगर आप बात करें तो कहेंगे एक्सप्लेन्ड ओवर टोटल इनटू 100। 83% वेरिएशन इन प्रॉफिट is due to the advertisement cost and remaining 17% is due to the other variables। ये चीज याद रखनी है, वेरिएशन किस में आएगी, x में, y में, y में आएगी। किसकी वजह से आएगी, x की वजह से आएगी। तो 83% वेरिएशन एक्सप्लेन की है, किसमें 83%, y में, ड्यू टू x। एग्जाम में ना वो इंटरप्रिटेशन इसके उलट कर रहा होता है, वो कहता है 83% इन वेरिएशन इन x has been explained by y। ऐसा नहीं है, रिग्रेशन में हमने y लेफ्ट साइड पर रखा है, तो वर्ड बोलेंगे 83% वेरिएशन इन y has been explained by x। A value of R square indicates that about 83% variation in profit is due to advertisement cost and remaining, which is around about 17%, are due to some other unknown factors। It may be its price, it may be the income of the person and so many other factors। जो R square है उसकी जो possible value, it can never be negative। ये तो हो सकता है कि आप कहें जी कोई भी वेरिएशन एक्सप्लेन नहीं है, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, जीरो। और ये भी कह सकते हो कि सारी की सारी एक्सप्लेन्ड है। अगर आप इसको सिर्फ इतना भी लोग लिख देते हैं, अगर सिर्फ इतना लिखा जाए तो ये बनता है आउट ऑफ 1, एक में से ये 8.83 बनेगा ना, तो 1 में से 0.83, 100 में से 83%। तो लोग अगर वैसे तो रूटीन में परसेंटेज फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन ये लिखना भी ट्रू है, तो अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखा जाए तो ये इसकी पॉसिबल रेंज, लेकिन अगर परसेंटेज फॉर्म में लिखा जाए तो उसकी पॉसिबल रेंज। और ये शायद 1-2 दफा एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R स्क्वायर। तो उसमें वो मैंने कहा ना, रूटीन में वो परसेंटेज फॉर्म में लिखते हैं, तो वो लिख देते हैं फ्रॉम -100 to +100 या 0 to 10 या इस तरह से करके। तो परसेंटेज फॉर्म में हो तो वो 0 से 100 तक आ जाता है। ये मैंने थोड़ी सी एग्जांपल्स दी हुई हैं नेचर ऑफ रिलेशनशिप की, कि अगर लाइन अपवर्ड पैटर्न पर हो, अपवर्ड पैटर्न, तो बी इसका क्या होगा, पॉजिटिव, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव स्लोप। लाइन अगर डाउनवर्ड पैटर्न पर हो, बी नेगेटिव। अब ये ना तो अपवर्ड पैटर्न है ना ही डाउनवर्ड है, इसकी स्लोप ना तो इस तरह से आ रही है ना ये इस तरह से जा रही है, इसकी स्लोप तो है ही नहीं, फ्लैट है, सीधी है, बिल्कुल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस था, तो उसकी स्लोप 0। तो वो लाइन जो इस तरह से आ जाए पॉजिटिव स्लोप, इस तरह से आ जाए नेगेटिव स्लोप, और अगर वो लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस के है, जैसे आप ब्रिज पे जाते हो तो पॉजिटिव स्लोप ब्रिज के बिल्कुल ऊपर पहुंच जाते हो, तो कुछ हिस्सा उसका बिल्कुल फ्लैट होता है, लाइक इस तरह का अगर ब्रिज बना हुआ है, तो ये पॉजिटिव स्लोप है। आप कहेंगे है ही नहीं स्लोप, फ्लैट है, और फिर देन देयर इज अ नेगेटिव स्लोप। तो ये मैंने एक्चुअली ना इस तरह का वो ग्राफ वगैरह दे के पूछ लेता है जी कि किस लाइन की स्लोप जो है वो 0 आ रही है। अच्छा, इसमें अब 2 वेरिएबल थे, y और x। हमने y की वैल्यू को एस्टिमेट करना था, y की वैल्यूज को हमने मालूम करना था, y की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी। आप कहेंगे इक्वेशन बनाई हुई है हमने 20 + 2x, x की कोई सी भी वैल्यू यहां पर पुट करें, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप y वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं, और मैंने इसको हेड के साथ लिख दिया, एस्टिमेटेड वैल्यू या फिटेड वैल्यू एक ही बात है। और इससे मुराद हम ये लेंगे कि जी अगर कंपनी जो है वो $5 मिलियन खर्च करेगी, तो उसको एस्टिमेट है कि उसका प्रॉफिट हमने एस्टिमेट किया है वो $30 मिलियन के राउंड अबाउट होगा। अच्छा, मैथमेटिक्स में तो अगर मैं इस तरह से लिखूं और इधर 40 लिख दूं, और फिर x की वैल्यू फाइंड हो सकती है, 20 इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो मैंने काम किया हुआ है, ये 20 + 2x, ये जो फार्मूला मैंने बनाया हुआ है y हैड, ये कोई सिंपल मैथमेटिक्स करके नहीं लिया मैंने, वो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर अप्लाई कर। हाँ, आपके लिए तो इसलिए सिंपल है जो फार्मूले बड़े आसान थे, बने कैसे ना वो इशू है मेन।
तो मैंने बड़ी एफर्ट के बाद ये 20 + 2x किया है। हाँ, उस कैलकुलेशन करते वक्त इस चीज की केयर की गई कि y इसमें डिपेंडेंट है और x इसमें इंडिपेंडेंट है, इस चीज की केयर की गई। और उसके बाद फिर है, और उसके बाद ये अब फिक्स कर दिया गया है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप y को एस्टिमेट कर सकते हैं, x को नहीं। x को नहीं एस्टिमेट, सिंपल इज दैट। हेड किसके ऊपर है? y के ऊपर। इसको क्या कहते हैं? एस्टिमेटेड वैल्यू। तो y एस्टिमेट हो सकता है, x नहीं हो सकता। ठीक, तो ऐसी रिग्रेशन लाइन, अब मैंने देखे इसका प्रॉपर नेम रखा हुआ है, y on x, y on x। ऐसी रिग्रेशन जिसमें हमें y को एस्टिमेट करना हो, तो आप कहें जी फिर वो रिग्रेशन लगाएं जो y on x रिग्रेशन हो। तो मैंने जो अभी आपको रिग्रेशन टीच की है, इसे को ही हम y on x रिग्रेशन कहते हैं। सिंपल इज दैट। लेफ्ट पे क्या आ रहा है? y, राइट पे क्या आ रहा है? x, तो ये y on x रिग्रेशन कहलाएगी, रिग्रेशन ऑफ y on x। और नीचे मैंने इसका पर्पस लिख दिया है, अप्रोप्रिएट टू एस्टिमेट द अननोन वैल्यू ऑफ y फ्रॉम नोन वैल्यू ऑफ x। यानी कि जो y on x की रिग्रेशन लाइन है, ये सिर्फ और सिर्फ यूज की जा सकती है एस्टिमेट करने में। किसकी वैल्यू? y की, x की नहीं। x की वैल्यू अगर आपको मालूम हो और y की वैल्यू आपने एस्टिमेट करनी हो, तो आप रिग्रेशन लगाएंगे y on x की रिग्रेशन। और y on x की रिग्रेशन आपने पढ़ी हुई है, हमने फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो ये y on x की रिग्रेशन है, और इसे हम कहेंगे रिग्रेशन ऑफ y on x। कब यूज करनी है? व्हेन ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टिमेट द y वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, आप कहेंगे कि अगर कभी हमने x को एस्टिमेट करना हो तो फिर क्या करना है? फिर इसके रिवर्स करना है। ये मैंने फॉर्मूले भी आपको पता है, लिख दिए। तो फिर आपने जो रिग्रेशन यूज करनी है वो x on y करनी है, x on y करनी। क्यों? एस्टिमेट द अननोन x फ्रॉम नोन y। उलट हो गया ना, ये इधर चले गया, ये इधर चले गया। तो मैंने भी बड़ा सिंपल ये किया, x इधर कर दिया, y इधर कर दिया। देखिए यही हुआ है, y on x, x इधर कर दिया, जहां y था वहां x कर दिया, जहां x था वहां y कर दिया। लेकिन स्लोप और इंटरसेप्ट के भी तो फार्मूले चेंज होने हैं, स्लोप और इंटरसेप्ट के भी फार्मूले चेंज होने। अब दो स्लोप्स हैं, मैंने अब इनकी थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट की है। ये y on x है ना, तो मैंने स्लोप में y पहले लिख दिया, x बाद में लिख दिया। तो इसको हम पढ़ेंगे स्लोप किस लाइन की? अब दो लाइनें पढ़ने हैं हम, y on x लाइन। तो ये क्या बन जाएगा? स्लोप x on y लाइन। तो इस तरतीब से याद कर लें बस। अब क्या फार्मूला भी बदल जाएगा? फार्मूला भी बदल जाएगा। जहां जहां x है वहां y कर दें। अच्छा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे लिख लें या इसको ऐसे लिख लें, वो एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो तो वही रह गया। लेकिन जहां x है वहां y करना है। आप कह लें जी यहां y कर देंगे, यहां x कर देंगे, यहां y कर देंगे, तो यहां पर भी x है ना, तो यहां y होगा। तो ये देखें, x on y लाइन जो है वो चेंज होगी। जहां y था वहां x कर दिया, जहां x था वहां हमने y कर दिया। तो दो रिग्रेशन लाइंस हैं, एक y on x, एक x on y। y on x की रिग्रेशन उस वक्त यूज करेंगे जब हमें वो एस्टिमेट कहेगा y वैल्यू करनी है। x की रिग्रेशन हम उस वक्त यूज करेंगे जब वो कहेगा x को एस्टिमेट करना है। इसलिए कि जो भी कैलकुलेशन बी स्क्वायर लाइन से करके की गई है, उसमें बड़ा एल्गोरिथम यूज किया गया और उस बेस पे। अच्छा, अगर वो आपको मेंशन नहीं करता कि जी y on x के x on y, तो बाय डिफॉल्ट जैसे होता है ना कंप्यूटर में कि जी आप अगर नहीं देंगे तो ये खुद ही कहेगा। अगर वो आपको ये नहीं बता रहा कि y on x की रिग्रेशन लगानी है या x on y की लगानी है, तो बाय डिफॉल्ट जो रिग्रेशन आती है वो y on x है। और शायद आप कह लें कि 98% ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो y on x के रेलेवेंट ही होता है। हाँ, रेयरली आ जाते हैं क्वेश्चन x on y के भी, तो इसमें कौन सी मुश्किल है, आप जस्ट फॉर्मूले को चेंज कर देंगे। ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आया हुआ है। इफ x bar is 54, y bar is 28, if x bar is 54,
एग्जाम्पल है, बाय यूजिंग द बेस्ट फिट लाइन्स एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स को एस्टिमेट करता करें, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स when y 30 and value of y when x 55। एक में आपको x को एस्टिमेट करना है और दूसरे में आपको y को एस्टिमेट करना है। बेस्ट फिट लाइन, अब हमारे पास दो बेस्ट फिट लाइंस हैं, एक y ऑन x है, एक x ऑन y है। अब जो पहली लाइन आप यूज करोगे एस्टिमेट करने के लिए वो होगी y ऑन x लाइन, क्योंकि जिसको एस्टिमेट करना है तो ये आपके पास आ जाएगी x ऑन y। इसमें किसे एस्टिमेट करना है, y को, तो ये y ऑन x आएगी, जो दो लाइनें अभी हमने पढ़ी हुई हैं। अच्छा, इसमें आपको डेटा नहीं दिया हुआ, इसमें आपको कुछ कैलकुलेशंस करके दे दी है। हमें स्लोप चाहिए x ऑन y की, ये x ऑन y स्लोप है, ये आ गई। इंटरसेप्ट चाहिए, वो तो नहीं है, बना लेंगे। क्या फॉर्मूला बनेगा, इसको ऐसे भी याद कर लें, पहले x आ रहा है तो x बार, फिर स्लोप, बाद में y आ रहा है तो y बार। ये x बार और y बार आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं और आप ये यूज करके पहले आप इनकी इक्वेशंस जो हैं वो आप लोग बना लेंगे। तो पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। दोनों मैंने इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लिए, ये y ऑन x का इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लिया, ये x ऑन y का। जहां y था वहां x कर दिया, जहां x था वहां y कर दिया, और मेरे पास x बार और y बार जो है वो मेंशन है, और उससे मैंने दोनों इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लिए। अब ये जो इंटरसेप्ट है ये y ऑन x का है, ये वाला, इसको और इसको यूज करेंगे तो y ऑन x लाइन लग जाएगी, और देन इसकी वैल्यू यूज करेंगे और साथ इसे यूज करेंगे तो x ऑन y लाइन बन जाएगी। तो पहले मैंने y ऑन x लाइन ले ली। अब इसमें किसको एस्टिमेट कर सकते हैं, इसमें y को करेंगे, क्या पुट करेंगे x, तो x को 55 पुट कर दिया तो y की वैल्यू मैंने एस्टिमेट कर ली विच इज 26.5। लेकिन दूसरी जो इक्वेशन है उसमें हमें x को एस्टिमेट करना है, तो फिर मैंने जो लाइन यूज की है वो मैंने यूज की है x ऑन y लाइन। इसमें अब x को एस्टिमेट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, और वहां कहा गया था कि y की वैल्यूज को अगर 30 पुट करेंगे तो हाउ मच वैल्यूज एस्टिमेट। तो दोनों के लिए एक ही लाइन यूज कर रहे हैं हम, दोनों के लिए हम मुख्तलिफ लाइन जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपके साथ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपने सॉल्व करने हैं। कंसिडर द इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ये मैंने एक इक्वेशन आपको दे दी है और साथ फॉर्मेट बता दिया है कि ये y ऑन x इक्वेशन है। कहता है इसमें से जरा, जाहिर है जब भी आप कोई लाइन की इक्वेशन देखेंगे तो उसमें आपको दो इंफॉर्मेशन जरूर होती हैं, क्या, एक इंटरसेप्ट और एक स्लोप। अब उसने कहा है y ऑन x, तो मैं आपको एक्चुअली ये पूछ रहा हूं कि इसमें ये वाली वैल्यू और स्लोप ये वाले वैल्यू वो आपने बतानी है, इस लाइन में कितनी कितनी होंगी। जरूर लाइन इंटरसेप्ट और स्लोप के बगैर बन नहीं सकती। तो आपने, मैंने इक्वेशन लिखी हुई है 10x माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो आपने मुझे यह बताना है कि इस लाइन में इंटरसेप्ट कितना है और इस लाइन का स्लोप कितना है। चलें जी, करें जरा अटेम्प्ट, आप इसको देखें आप में से कौन कर सकता है। आपके पास मिनट है, 1 मिनट में आप इसे सॉल्व करें।
हाँ जी, कितने लोगों ने कर लिया है? नो वन? देखिए, इसमें इंटरसेप्ट और स्लोप कैलकुलेट करने के लिए आपको जो y ऑन एक्स लाइन का फॉर्मेट बताया गया है, y ऑन एक्स लाइन का फॉर्मेट, y ऑन एक्स लाइन का जो फॉर्मेट बताया गया है, आपको उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। y ऑन एक्स लाइन का जो फॉर्मेट आपको बताया गया है, y ऑन एक्स लाइन का, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली लेफ्ट साइड पे y होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे, उस इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे y होना चाहिए, और बाकी जो सारा कुछ है दैट मस्ट बी ऑन द राइट साइड। बाकी सारा कुछ जो है वो राइट साइड पर उसके होना चाहिए। y जो है वो लेफ्ट साइड पे, फिर x के साथ जो अटैच होगा वो स्लोप होगी, जो x के साथ लगा हुआ होगा, और जिसके साथ x नहीं होगा वो इंटरसेप्ट कहलाएगा। इसको अगर आप फॉलो करें, इस पैटर्न को फॉलो करें, तो जो अभी हमने एग्जांपल लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंगली इस इक्वेशन को हम उसके फॉर्मेट में लेकर आते हैं। क्योंकि y ऑन x है तो लेफ्ट साइड पर y होना चाहिए, -10 -10x। अभी भी ये उस फॉर्मेट में नहीं बनी, इसलिए कि लेफ्ट साइड पर y होना चाहिए। अभी भी ये इस इक्वेशन जो है ये इस फॉर्मेट में नहीं आ रही, अभी भी इस फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो है वो एक्चुअली y होना चाहिए, जो कि y नहीं है। तो क्या चीज है लेफ्ट साइड पे? हाँ, लेफ्ट साइड पे हमारे पास इस वक्त -5y है, -5 से डिवाइड कर दे, एंड x। तो हमारे पास फॉर्मेट बन गया है 2 + 2x। नाउ यू कैन आइडेंटिफाई 2 इज द इंटरसेप्ट एंड 2 इज द स्लोप। तो सी पार्ट जो है दिस इज द ट्रू आंसर, सी इज द ट्रू आंसर। आप इक्वेशन को उस, जब तक आप उस फॉर्मेट में नहीं लेकर आएंगे जो कि उसका स्टैंडर्ड वे है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तब तक हमें समझ नहीं आएगी कि इसमें ए क्या है और बी क्या है। जो एक्स के साथ लगा हुआ वह बी है, जिसके साथ एक्स नहीं है वो ए है। मैंने उस फॉर्मेट में लेकर आया तो फौरन मुझे गैस हुआ। चलें जी, अब ये वाला प्रॉब्लम करें। हाँ जी, कितने लोगों ने कर लिया है? हाथ खड़ा करें जरा। हाउ मेनी ऑफ यू?
इसको x1 y वाले फॉर्मेट में कर देना, यानी कि आपने कुछ इस तरह से इक्वेशन बनानी है कि x इज इक्वल टू, यहां y आ जाएगा y के साथ, कोई जो y के साथ लगा हुआ होगा वो स्लोप बन जाएगी, और जिसके साथ y अटैच नहीं होगा वो इंटरसेप्ट बन जाएगा। जी अब्बास। ये सर 0 और -5 आ रहे हैं। 0 और -5, ये जो 0, फर्स्ट ऑप्शन है वो वाला। जी ठीक है, चेक करते हैं इसको। जी अब्दुर्रहमान। सर डेल्टा वाला ऑप्शन 0 और 0.5। 0 और 0.5 डेल्टा वाला 0 और 0.5, ओके। तो डी ऑप्शन है, दैट इज 0 एंड 0.5। एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे आप इन लोगों को जो है वो कैलकुलेट कर देंगे, पैटर्न बना लेंगे कि x इधर होना चाहिए और x इज इक्वल टू 1/2 y। आप कहेंगे इसमें तो बाकी तो नहीं, ठीक है 0। ऐसी इक्वेशन जिसका इंटरसेप्ट नहीं होगा, वो ओरिजिन से पास कर रही होती है, लेकिन ना इसका इंटरसेप्ट नहीं, 0 है, तो ये कुछ इस तरह की बन जाएगी। तो दैट्स ट्रू वन। थर्ड क्वेश्चन करें। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में उसमें तो बड़ा एक्सप्लिसिटली मेंशन था y ऑन x और x ऑन y, और इसमें फाइंड तो स्लोप करनी है, लेकिन मेंशन नहीं किया जा रहा कि ये y ऑन x है कि x ऑन y है। तो ये जो पहला आपको पॉइंट बताया था कि बाय डिफॉल्ट y ऑन x है, बाय डिफॉल्ट -10x, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1/2x। तो सिर्फ उसने स्लोप पूछा हुआ है, तो इसकी जो स्लोप आ रही है वो -1/2 आ रही है, -1/2, सॉरी 2 आ रही, -2 आ रही है, दैट इज -2। तो आपके पास जो वैल्यूज हैं -10/5 × x, तो y इज इक्वल टू -2x, तो -2 इसकी जो है वो आंसर है। तो ये कुछ इस तरह की बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखें, पहली दफा जब मैं आपने क्वेश्चन किया तो आपको नहीं पता चला, शायद बड़ी एफर्ट की, अब इस चीज की समझ आई और उसके बाद आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं, यही होता है ना, पहले नहीं पता था, पता है, तो उनके लिए स्टिल मुश्किल है जो नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, और आपके लिए आसान हो गया जिनको अब पता चल गया, तो यही मुश्किल आसान होता है। अच्छा, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट कुछ नोट हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, और आपके मेरा ख्याल क्वेश्चन बैंक में 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरह के ही है। नोट ये है, अच्छा, ये जो आपके पास स्लोप कोएफिशिएंट है बी, स्लोप, इसको हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, इंटरसेप्ट को इंटरसेप्ट ही कह देते हैं, और ये जो बी है इसे स्लोप भी बोल देते हैं और इसे रिग्रेशन भी कह देते हैं। अगर मेरे पास से एक ही डेटा सेट हो एक्स वाई वैल्यूज का, तो जो पॉसिबिलिटी है, अगर y को एस्टिमेट करना हो तो y ऑन x, अगर x को एस्टिमेट करना हो तो x ऑन y, भी डेटा तो वही यूज होगा ना, सिर्फ x और y का फर्क आएगा।
तो इसका मतलब है कि एक ही डेटा सेट से हम दो रिग्रेशन लाइंस लगा सकते हैं, एक y on x लगा सकते हैं, एक x on y लगा सकते हैं। अच्छा, उसमें जो स्लोप कोएफिशिएंट्स आएंगे, स्लोप कोएफिशिएंट्स एक y on x का आएगा, एक x on y का आएगा, वो सेम नहीं आएंगे। आपने पिछली एग्जांपल भी नोट की थी, जो हमने एक एक्सरसाइज की थी, ये देखें, इसमें स्लोप -1.5 है और एक्स वाई की स्लोप जो है वो -0.2 है। बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स मस्ट हैव द सेम साइन ओनली, उनके साइन जरूर एक जैसे होंगे, या तो वो दोनों पॉजिटिव साइन में आएंगे या वो दोनों नेगेटिव साइन में आएंगे। और अगर एक 0 हो गया, उसका तो साइन नहीं है, तो दूसरा भी जरूर 0 ही होगा। तो इनके मैग्नीट्यूड का कोई हमें कंसर्न नहीं है। वो कहता है जी मैग्नीट्यूड नहीं बराबर होंगे, और देखें उस एग्जांपल में है भी नहीं। एक अगर -1.5 है तो दूसरा लेकिन क्या चीज सेम है, नेगेटिव सेम है। तो ये हो ही नहीं सकता कि एक ही डेटा सेट हो और आप दोनों स्लोप्स निकाल लें, एक y on x और एक x on y की, और आप कहें जी एक पॉजिटिव आ गया एक नेगेटिव आ गया, तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। दूसरा, both regression coefficients may be less than 1, may be हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि जी 1 से कम ही आंसर आने हैं। दोनों के आंसर कहता है जी 1 से कम हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि दोनों के आंसर जो है वो 1 से कम हो जाए। हो सकता है एक का आंसर 0.7 आ जाए और एक का 0.9, आप कहें ये तो दोनों ही दोनों ही 1 से कम है, तो पॉसिबिलिटी तो है। थर्ड वन, if one of the regression coefficient is greater than 1, then the other must be less than 1। अब यहां must हो गया, यानी कि सिंपल इज दैट, इसमें मैं कह रहा हूं दोनों के आंसर 1 से कम हो सकते हैं, और यहां कह रहा हूं दोनों के आंसर 1 से कम नहीं हो सकते, या 1 से ग्रेटर नहीं हो सकते दोनों। अगर एक ग्रेटर आ गया है तो दूसरा नहीं ग्रेटर होगा, फिर दूसरा जो है 1 से कम होगा। हाँ, अगर एक 1 से कम है तो पॉसिबिलिटी है दूसरा भी 1, दैट्स ओके। लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर एक का आंसर 1 से बड़ा हो गया है तो दूसरे का आंसर भी 1 से बड़ा हो सकता है। नो इशू, ये हो ही नहीं सकता। साइन सेम होने चाहिए, दोनों 1 से कम हो सकते हैं लेकिन दोनों 1 से ज्यादा नहीं हो सकते। इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज 0, द अदर मस्ट बी 0। वो इस वजह से साइन सेम, आप कहेंगे एक का तो साइन ही नहीं है तो दूसरा भी 0 होना चाहिए। बोथ रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट, काटती हैं एट द मीन ऑफ द डेटा। देखिए एक है y on x लाइन, y on x लाइन, उसने बहुत सारे पॉइंट से गुजरना है, लेकिन फर्ज करें ये डेटे का मीन पॉइंट है, याद है ना x बार y बार, उससे जरूर गुजरता है। अब दूसरी लाइन है x on y, उसने भी बहुत सारे पॉइंट से गुजरना है, लेकिन डेटे का मीन तो वही रहेगा, वो भी तो मीन से गुजरेगी। जब दोनों लाइनें एक पॉइंट से गुजरेंगी, दोनों लाइंस एक पॉइंट से गुजरेंगी, तो क्या फिर वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी। बोथ इंटरसेक्ट एट द मीन ऑफ द, क्यों? उसने भी उधर से गुजरना है, उसने भी उधर से गुजरना, जस्ट लाइक गाड़ियां किसी अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, लेकिन दोनों के एक जगह से जरूर पास करना है। जब वो उस जगह से पास कर रही होंगी तो जाहिर है कि वो आपस में जरूर इंटरसेक्ट भी करेंगी। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इंटरसेप्ट एंड स्लोप। ये जो 3-4 रिलेशंस आपको दिए गए हैं, ये दोनों स्लोप्स के आपस में है। दो स्लोप्स का क्या रिलेशन है, साइन क्या होने चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए। लेकिन एक जो रिग्रेशन लाइन है, एक रिग्रेशन लाइन, उसमें इंटरसेप्ट भी आता है और उसमें स्लोप भी आती है। कहता है इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है कि जी ये अगर 1 होना चाहिए तो ये 10 होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इस चीज को मैंने और साथ ही ये मेंशन कर दिया है कि इनकी वैल्यूज की भी कोई लिमिट नहीं है कि जी क्या इंटरसेप्ट, देखिए इंटरसेप्ट क्या होता है, y एक्सिस पे कहां कट करना है, क्या काउंटिंग खत्म होगी इधर, तो चलता ही जाएगा, 1 मिलियन पॉइंट पे जाके भी तो कट हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंटरसेप्ट और स्लोप में अज्यूम एनी वैल्यू, और इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव हो सकता है, अगर एक का आंसर 1 से बड़ा दूसरा भी हो सकता है, तो कोई इनका आपस में रिलेशन नहीं है। और इस चीज को मैंने कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया है। बोथ इंटरसेप्ट एंड स्लोप में अज्यूम एनी वैल्यू। फर्ज करें ये रिग्रेशन लाइन है,
आपको पता है ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ y पॉजिटिव होता है, यहाँ x पॉजिटिव होता है, ये इंटरसेप्ट है और ये स्लोप अपवर्ड है। स्लोप अपवर्ड है, पॉजिटिव इसका इंटरसेप्ट है, तो मैं कह सकता हूं कि जी इट मे बी पॉसिबल कि दोनों ही पॉजिटिव आ जाएं। भी मैग्नीट्यूड की तो मैंने आपको पहले बोल दिया कि कोई लिमिट ही नहीं है, तो वो तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसमें बिल्कुल पॉसिबिलिटी है लाइन ऐसे बन जाए, तो इसका इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन डाउनवर्ड की वजह से इसकी स्लोप नेगेटिव, तो मे बी intercept is positive but slope is negative. intercept negative है लेकिन slope upward है, तो intercept is negative and slope is positive, और इसमें दोनों चीज, ये भी नेगेटिव है और स्लोप भी डाउनवर्ड है, तो दोनों ही नेगेटिव। तो 4 सिचुएशंस है, चारों पॉसिबल है, तो कोई रिलेशन नहीं है। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इफ द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज पॉजिटिव स्लोप मस्ट बी पॉजिटिव, जरूरी तो नहीं है। इफ इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव स्लोप में भी पॉजिटिव और स्लोप में भी नेगेटिव, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि जी ये लाइन की स्लोप जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, फर्ज करें अगर मैं आपको ये लाइन क्या देता हूं, इसमें इंटरसेप्ट और स्लोप बताएं, इसमें इंटरसेप्ट और स्लोप बताएं, ये बन गई लाइन। तो इसका इंटरसेप्ट 20 है और स्लोप क्या है 0। अगर कोई कहे जी इसे ड्रा कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ये 10 है, ये 20 है, तो ये तो हो गया इंटरसेप्ट। अब स्लोप 0 रखनी है, पॉजिटिव नहीं रखनी, नेगेटिव नहीं रखनी, पैरेलल, तो बन गई इक्वेशन y इज इक्वल टू 20। इसकी स्लोप जो है वो 0 आ। चले ये कल अटेम्प्ट करेंगे। तो एक्चुअली ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके 1 मार्क क्वेश्चन, ये कुछ इसी तरह से ही एग्जामिनर जो है एग्जाम में ये 1 मार्क क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न पर आपसे जो है वो पूछ लेता है। ठीक है जी। और मैसेज फॉर द डे यही है कि आपने कोशिश ये करनी है, आप लोग माशाल्लाह नमाज पढ़ते होंगे और वही बात कि हमारे ज़हन में उल्टे उल्टे ख्यालात आते जाते हैं। हाँ, ये बात भी क्लियर कर दूं, अच्छा मैं कोई मौलवी नहीं हूं, बस जितना मुझे इल्म है बीइंग अ टीचर मैं समझता हूं कि कम्युनिकेट होना चाहिए। ये मैंने एक जगह से पढ़ा था और मैं भी बड़ा परेशान रहता था जब नमाज के लिए खड़े होते थे और कभी कोई यूनिवर्सिटी का कोई क्वेश्चन फंसा हुआ होता था, तो नमाज में वही ख्याल आते जाते थे कि यार वो कैसे सॉल्व होगा, वो कैसे सॉल्व होगा। ज़ाहिर ऑब्वियसली इंसान ह्यूमन बीइंग्स है, हम लोग फरिश्ते तो नहीं है कि हम एक ही साइड पे कर दें। तो ये चीज वहां पर मुझे पता चली कि जी नमाज में ख्यालात आना कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला इसकी पकड़ नहीं करेगा, लेकिन जानबूझ के नहीं लाए जाएंगे। ठीक, और इसका मैंने फिर एक वे ये मैंने पढ़ा बहुत, जब मुझे पता चला कि जी आप तर्जुमा याद करें, तो छोटा सा तो तर्जुमा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तुम जहानों का मालिक है, इर्रहमान इर्रहीम, रहमान है रहीम है, मालिकी यौमिद्दीन, यौमिद्दीन क़यामत के दिन का मालिक है, इया का नाबुदु, हम इसी की इबादत करते हैं, इया का नस्ताइन, इसी से मदद मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। इस तरह से आप अगर आप याद करोगे ना तो मुश्किल नहीं आएगी आपको नमाज में, आपकी कंसंट्रेशन। ठीक है जी, टेक केयर। रमजान का महीना है, अल्लाह ताला आपके रोजे जो है वो अच्छी तरह से जो है वो करें और देन आप लोग जो है वो कर सकें।